बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर 22nd है और इसमें हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इलास्टिक प्रॉपर्टीज जब भी हम बात करते हैं सॉलिड्स की तो दो टर्म्स हमारे जहन में आती हैं, एक है स्ट्रेस और दूसरी है स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस बेसिकली F/A है, मींस फोर्स पर यूनिट एरिया, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट आप समझ लें। कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? Stress is a quantity that is proportional to the force causing a deformation. अब डिफॉर्मेशन क्या है? डिफॉर्मेशन ये है कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, आप उस पे फोर्स लगाते हैं, उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है, या उसके जो फेसेस हैं वो उनकी जो लोकेशन है वो चेंज हो जाती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगरचे वो फेसेस चेंज होने से वॉल्यूम चेंज ना भी हो तो भी उसमें डिफॉर्मेशन तो आ गई है ना, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन में क्या हो सकता है? डिफॉर्मेशन में वॉल्यूम में चेंज आ सकती है, लेंथ में चेंज आ सकती है, या फिर वो फेसेस जो है वो स्लाइड कर जाएंगे। तो इस तरह की कोई भी अगर चीज़ हैपन हो रही है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे डिफॉर्म हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो रही है, उसकी शक्ल जो है वो चेंज हो रही है, और इसको कह देते हैं डिफॉर्मेशन। तो स्ट्रेस सबसे पहले हम देखेंगे, इट इज अ क्वांटिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स काजिंग अ डिफॉर्मेशन, या फिर हम इसको कह देते हैं द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और अगर मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा F/A, F/A, where F is external force and A is cross sectional area. अब स्ट्रेन क्या होगा? द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेस इज स्ट्रेन। अब जो ये हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से कोई चेंज आएगी, ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसमें कोई चेंज आएगी, वो डिफॉर्म होगा। अब वो कितना एक डिफॉर्म होता है, वो जो डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन है उसको स्ट्रेन कहेंगे। द रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रेन स्ट्रेस इज स्ट्रेन एंड द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ स्ट्रेन डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। सिंपली हम कह सकते हैं स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या फिर आप इसको अगर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना चाहते हैं देन आप कहेंगे स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। अब ये कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट हम देखते हैं, दिस विल बिकम अ रेशियो बिटवीन दिस स्ट्रेस एंड दिस स्ट्रेन। और ये जो कांस्टेंट है इसको हम इलास्टिक मॉडुलस भी कह सकते हैं। इलास्टिक मॉडुलस will be this constant, and this will be defined as the ratio in stress and strain. The ratio of the stress to the resulting strain is known as elastic modulus. और ये हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखेंगे, इलास्टिक मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। और ये कितनी टाइप्स का हो सकता है? ये 3 टाइप्स का होगा। इलास्टिक मॉडुलस 3 टाइप्स का होगा। पहला होगा यंग्स मॉडुलस, उसमें हम देखेंगे जो चेंज आएगी किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ में बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, वो जो मॉडुलस होगा उसको यंग्स मॉडुलस कहेंगे। और फिर होगा शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस में क्या होगा कि जो फेसेस है ना वो स्लाइड कर जाएंगे किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। फेसेस जो स्लाइड कर जाएंगे उसकी जो डिफॉर्मेशन हो जाएगी बाय द स्लाइडिंग फेसेस, उस इलास्टिसिटी को या उस इलास्टिक जो आपकी मैकेनिज्म है उसको जो स्टडी करेंगे वो हो जाएगा शेयर मॉडुलस, उसको कहेंगे दिस इज शेयर मॉडुलस। और एक होगा कि हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, उसके वॉल्यूम में चेंज आ रही है, तो वो जो वॉल्यूम में चेंज आएगी बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट और रिजिड ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होगा?
उस इलास्टिसिटी को जो पैरामीटर कवर करेगा दैट विल बी नोन एज बल्क मॉडुलस। अब ये इलास्टिक मॉडुलस हम जानते हैं ये कितनी टाइप्स का हुआ, 3 टाइप्स का। कौन कौन से? यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। ठीक है, ये 3 हम देखेंगे वन बाय वन। द इलास्टिक मॉडुलस इन जनरल relates what is done to a solid object when a force is applied and how the object responds under the influence of this force। जाहिर बात है वो डिफॉर्म होगा और वो जो डिफॉर्मेशन है वो किसी एक एक्सटेंट तक होगी, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब जब तक वो डिफॉर्म हो सकता है ना विदाउट ब्रेकेज, उसको कहेंगे कि ये इसकी इलास्टिक लिमिट है। और जब इलास्टिक लिमिट क्रॉस होगी, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो वापस नहीं रिटर्न हो सकेगा कभी अपनी ओरिजिनल शेप में। तो इट इज सिमिलर टू स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या है, इलास्टिक मॉडुलस की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट में क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट में ये होता है कि आप हुक्स लॉ कहते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और के जो है वो माइनस एफ ओवर एक्स है। ठीक है, और F जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स है और X जो है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि अगर रिस्टोरिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो X जो है वो किस तरह से रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, एक बढ़ेगा तो दूसरा पैरामीटर अल्टीमेटली कम होगा, ये अपोजिट है एक दूसरे की डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे इसलिए हम प्लेस कर रहे हैं। तो के क्या बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तो जैसे जैसे फोर्स हम चेंज करते हैं वैसे वैसे उसकी एक्सपेंशन या जो कंप्रेशन है वो उसकी जो लिमिट्स हैं वो चेंज होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो के है दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है, और वो सही तरह से तर्जुमानी करता है इस टर्म की, इलास्टिक मॉडुलस। अब हम इलास्टिक मॉडुलस कह रहे थे 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से? पहला होगा यंग्स मॉडुलस। अब ये क्या करता है, ये जो है वो डिफॉर्मेशन में जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कौन सी डिफॉर्मेशन में? लेंथ की डिफॉर्मेशन में। किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की लेंथ में अगर कोई चेंज आ रही है तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी, उसकी जो अपोजिशन होगी, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑफर करेगा, उसको कहेंगे दिस इज यंग्स मॉडुलस। और शेयर मॉडुलस क्या होगा, वो जो फेसेस हमने कहा था कि वो क्या कर जाएंगे, स्लाइड कर जाएंगे किसी रिजिड ऑब्जेक्ट के बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो वो जो स्लाइडिंग फेसेस हैं उनकी स्लाइड को अपोज करता है कोई रिजिड ऑब्जेक्ट, तो वो कैसे मेजर की जाती है, वो अपोजिशन, वो रेजिस्टेंस, वो शेयर मॉडुलस जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड पे है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या है कि वॉल्यूम जब चेंज होगा किसी रिजिड ऑब्जेक्ट का बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्सेस, तो वो जो वॉल्यूम में चेंज या डिफॉर्मेशन आ रही है उसको जो रिजिड ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम बल्क मॉडुलस का नाम देंगे। अब हम वन बाय वन इन तीनों को स्टडी करेंगे। पहले यंग्स मॉडुलस देखेंगे, फिर शेयर्स मॉडुलस देखेंगे, फिर बल्क मॉडुलस देखेंगे। यंग्स मॉडुलस में क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोई एक एक रिजिड रॉड है। ठीक है, आप कह दें कि ये हमारे पास एक रिजिड रॉड है। ठीक है, और इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कह देते हैं ये वाला। ठीक है, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे सेम वही एरिया है जो यहाँ पे हम कह रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी इनिशियल लेंथ जो है वो यहाँ ये हम देख सकते हैं। ठीक है, ये इनिशियल लेंथ है, जो डार्क रीजन है वो इसकी इनिशियल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एल आई हमने मार्क किया हुआ है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि
इस पे एक फोर्स लगती है, एक फेस इसका, एक एंड इसका फिक्स है, दूसरे पे कोई फोर्स लगती है इस डायरेक्शन में और उस फोर्स के लगने से इसमें चेंज आ जाती है, इसकी लेंथ में चेंज आ जाती है। ये डेल एल जो है ये चेंज इन लेंथ है। ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। अब ये डेल एल प्लस एल आई क्या हो जाएगा, एल एफ फाइनल लेंथ हो जाएगी अब आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स एफ। अब ये हमें तीन चीजें पता है, क्या, एक डेल एल पता है, दूसरा एल आई पता है, तीसरा क्या है, एल एफ पता है। ठीक है, तो हम यहाँ से यंग्स मॉडुलस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अ लॉन्ग बार क्लैंप एट वन एंड, ये देख सकते हैं हम, एक एंड से ये लॉन्ग बार जो है वो क्लैंप है, इसको हमने फिक्स किया हुआ है, क्लैंप लगाया हुआ है। When external force is applied, internal forces in the bar resist to distortion or stretching or deformation। तो क्या होगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ये हम इस पे अप्लाई करते हैं तो इसकी जो इंटरनल फोर्सेस हैं रिजिड ऑब्जेक्ट की, वो इस फोर्स को रेजिस्ट करेंगी। अब एक एक लिमिट तक तो ये रेजिस्ट करेगी, लेकिन फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये एक इसमें चेंज आ जाएगी, इसकी डेल्टा एल जो है लेंथ बढ़ जाएगी। अब ये जो डेल्टा एल लेंथ बढ़ी है, इसके बाद फिर जो अप्लाइड फोर्स होगी वो बैलेंस में चली जाएगी इसकी इंटरनल फोर्सेस के। ठीक है, उस वक्त फिर हम जब तक एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते नहीं है इसमें मजीद कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, शुरू में हमने जब एक्सटर्नल फोर्स लगाई, रेजिस्टेंस आई इंटरनल फोर्सेस से, लेकिन फिर भी ये लेंथ जो है डेल्टा एल बढ़ गई। अब ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्सेस के साथ बैलेंस में चली गई है, अब मजीद कोई लेंथ नहीं बढ़ सकती है उस वक्त तक जब हम एक्सटर्नल फोर्स को मजीद नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान में रखते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। अब इसको डिस्कस करने के लिए, यंग्स मॉडुलस को डिस्कस करने के लिए हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की टर्म्स जो है वो थोड़ा मॉडिफाई करनी पड़ेंगी। हम कहते हैं कि जो यंग्स मॉडुलस के लिए स्ट्रेस हमें चाहिए होगा उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, और जो स्ट्रेन चाहिए होगा उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या होगा, ये होगा टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, और ये एफ ओवर ए होगा। एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो जो मैंने बताया है क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। और टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगा, द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ एल आई। अब डेल एल क्या है, डेल एल वो लेंथ है जो चेंज हुई है बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एफ, और एल आई क्या है, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेन कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल ओवर एल आई। ठीक है, अब ये रेशियो जो है ना, ये यंग्स मॉडुलस y डिफाइन कर रही है। यंग्स मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेड बाय y एंड y इज इक्वल टू f ओवर a डिवाइडेड बाय डेल l ओवर एल आई। ठीक है, और ये हम देख सकते हैं इलास्टिक लिमिट क्या है, ये इलास्टिक बिहेवियर है। यहाँ पे हम स्ट्रेन ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस ले रहे हैं, और ये जब हम स्ट्रेस बढ़ाते चले जाते हैं स्ट्रेन बढ़ता चला जाता है, एक लिमिट आती है कि यहाँ पे जाके ये इलास्टिक लिमिट जो है वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, और जैसे ही हम इससे फर्दर स्ट्रेस बढ़ाएंगे ये इस तरह से ब्रेकेज की तरफ चला जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये ब्रेकेज पॉइंट इसको कहेंगे। क्लियर है बात। इलास्टिक लिमिट ये है, ये जहाँ पे आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी देख रहे हैं स्ट्रेस में और स्ट्रेन में। उसके बाद जैसे ये लीनियर रेस्पॉन्स जो है वो कर्व में चेंज होता है, तो आप कहेंगे हम अब इलास्टिक लिमिट जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। क्लियर है बात। ये इलास्टिक लिमिट को यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड बिफोर परमानेंट डिफॉर्मेशन, बिफोर परमानेंट डिफॉर्मेशन, और इसको कहते हैं ये इलास्टिक लिमिट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। ये वही डायग्राम जो हम डिस्कस कर चुके। और इसके बाद हम अब यंग्स मॉडुलस हम डिस्कस कर चुके। क्या था ये, इलास्टिक मॉडुलस की एक टाइप थी।
अब दूसरा कौन सा है, शेयर मॉडुलस, उस पे जाते हैं हम। शेयर मॉडुलस, शेयर मॉडुलस के लिए आप ये देखें, ये बुक एक पड़ी हुई है, इसकी ये हाइट h है, ये हाइट h है, ठीक है। इसका ये नीचे वाला फेस जो है वो फिक्स है। आप इस पे ऊपर वाले फेस पे क्या है वो फोर्स लगाते हैं एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसके जो एजेस है ना, ये एज और ये एज, ये डिस्प्लेस हो जाएंगे। ये एज थोड़ा आगे आगे एक्सटेंड हो जाएगा और ये एज भी थोड़ा आगे एक्सटेंड हो जाएगा। अब ये जो एक्सटेंशन आई है ना, वो यहाँ देख सकते हैं आप, ये डेल्टा एक्स, ये उसकी प्रीवियस पोजीशन है, ठीक है। जब आपने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, तो फिर क्या हुआ, ये डेल्टा एक्स जो है इसमें चेंज आ गई है, डिस्प्लेस हो गए हैं ऊपर वाले एजेस जो हैं ऊपर वाले फेस के, ठीक है। तो ये जो डिफॉर्मेशन आई है ना, ये जो एजेस इसके स्लाइड कर गए हैं, इसको हम कहेंगे ये डिफॉर्म हो गया है हमारा ऑब्जेक्ट। और इस डिफॉर्मेशन को हम किस तरह से डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ शेयर मॉडुलस, तो वो देखते हैं। When an object is subjected to a force parallel to one of its faces, अब ये एक फेस है, इसके पैरेलल एक फोर्स लगा दिया है, ठीक है ना। ऊपर अगर ये एरो हेड ऊपर होता तो हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है। अब हम पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं इस फेस के, पैरेलल टू वन ऑफ इट्स फेसेस, फेसेस while the opposite face is fixed, और ये नीचे वाला फेस जो है ये अपोजिट फेस है। एक फेस पे तो फोर्स लग रही है, नीचे वाला फेस क्या है, ये फिक्स्ड है। अपोजिट फेस इज फिक्स्ड बाय एन अदर फोर्स, और ये एक स्टैटिक फोर्स है, एफ एस जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और ये फिक्स है उस फोर्स। स्ट्रेस इन दिस केस इज कॉल्ड द शेयर स्ट्रेस। अब ये शेयर स्ट्रेस के लिए हमें शेयर शेयर मॉडुलस के लिए हमें शेयर स्ट्रेस चाहिए होगा और शेयर स्ट्रेन चाहिए होगा। तो ये कैसे हम फाइंड करते हैं, शेयर स्ट्रेस क्या होगा, द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स टू द एरिया ए ऑफ द फेस बीइंग शेयर्ड एफ ओवर ए। ये जितने एरिया पे ये फोर्स लग रही है उसकी जो रेशियो होगी वो क्या होगी, एफ ओवर ए, और इसको कहेंगे दिस इज द शेयर स्ट्रेस। अब शेयर स्ट्रेन क्या होगा, शेयर स्ट्रेन ये होगा कि वो जो स्लाइड हो रहे हैं ना फेसेस, डेल्टा एक्स जो चेंज आ रही है उनकी पोजीशन में, ठीक है। ये एच यहाँ से यहाँ तक चला गया, ये एच यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये डेल्टा एक्स जो चेंज आई है ना, इसको रिलेट करते हैं हाइट के साथ। तो हम कहते हैं डेल्टा एक्स ओवर एच, ये जो होगा ये शेयर स्ट्रेन कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है डेल्टा एक्स जो है, जो चेंज आई है, जो स्लाइड कर गए हैं एचेस जो है, और एच क्या है, ये हाइट है। अब इसकी जो रेशियो होगी डेल्टा एक्स ओवर एच, और इसको कह देंगे ये शेयर मॉडुलस है। शेयर मॉडुलस विल बी एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय एक्स ओवर एच। ये वही डायग्राम है। और इसके बाद आते हैं बल्क मॉडुलस क्या होता है। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ये है, आपके पास ये एक रिचर्ड ऑब्जेक्ट है 3 डायमेंशनल, इसमें आप देख सकते हैं ये रिचर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो 3 एक्सिस पे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स वाई एंड सी एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये सी एक्सिस है। अब ये फोर्सेस लग रही हैं ऑल फेसेस पे, तमाम फेसेस पे इस पे फोर्सेस लग रही हैं। व्हेन द फोर्सेस आर अप्लाइड फ्रॉम ऑल फेसेस ऑफ ब्लॉक इमर्स इन लिक्विड, अगर किसी लिक्विड में कोई ब्लॉक जो है वो इमर्स कर दिया जाए, उसके नीचे फेस के नीचे भी जो है वो लिक्विड है, अपर फेस के ऊपर भी लिक्विड है, तमाम फेसेस के अराउंड जो है वो लिक्विड है, अगर तो फिर क्या होगा, लिक्विड सप्रेस करेगा तमाम फेसेस को। जो वो सप्रेस करेगा तमाम फेसेस को, तो वो फोर्स जो है वो तमाम फेसेस से हम एज्यूम करेंगे वो परपेंडिकुलरली लग रही है। और उस वक्त क्या होगा, फिर उस वक्त ये होगा कि उसका वॉल्यूम, ये पहले जो ये डॉटेड लाइन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है, अब ये वॉल्यूम श्रिंक होके ये रह जाएगा उसका, ठीक है। अब अगर ये वॉल्यूम इसका श्रिंक होके कम हो गया है, और हम कहते हैं कि जो ये वी एफ है, फाइनल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम था, ये इनिशियल वॉल्यूम था, ठीक है ना। तो इनिशियल वॉल्यूम बड़ा है और फाइनल वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है, तो ये डेल्टा वी जो है ये नेगेटिव होगा,
डेल्टा वी क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, और ये वी आई प्लस डेल्टा वी जो है ये वी आई माइनस डेल्टा वी होगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन कहाँ पे हम लाएंगे, वो यहाँ पे हम इंगेज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसको देखते हैं कैसे होगा ये। वॉल्यूम स्ट्रेस, the ratio of magnitude of total force exerted on the surfaces to the area of surface, और ये क्या होगा, हर सरफेस पे P जो है वो F ओवर A होगा, और वॉल्यूम स्ट्रेन जो हो जाएगा वो चेंज जितनी आई है डेल्टा V डिवाइडेड बाय ओरिजिनल या इनिशियल वॉल्यूम, ये रेशो होगी। अब हम कहेंगे कि ये जो है वॉल्यूम स्ट्रेस ये हो जाएगा डेल्टा F ओवर A, डेल्टा एफ ओवर ए ओवर डेल्टा वी ओवर आई विद नेगेटिव साइन, डेल्टा वी ओवर वी आई विद नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव साइन प्रीवियस दोनों केसेस में हमने नहीं इन्वॉल्व किया। उसमें क्या था, उसमें ये था कि जब हम फोर्स लगाते थे तो कोई पॉजिटिव चेंज आती थी। अब यहाँ पे क्या है, फोर्स लगा रहे हैं तो नेगेटिव चेंज आ रही है, वॉल्यूम हमारा रिड्यूस हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए ये नेगेटिव साइन हम ले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव साइन किसको कंपनसेट कर रहा है, नेगेटिव रेस्पॉन्स ऑफ द चेंज ऑफ द डिफॉर्मेशन। तो बल्क मॉडुलस जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, और ये हो जाएगा डेल्टा एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय डेल्टा वी ओवर वी आई विद नेगेटिव साइन, और ये नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे प्लेस करेंगे, और ये जो है डेल्टा पी हो जाएगा, एफ ओवर ए जो है डेल्टा पी हो जाएगा, और डेल्टा वी ओवर वी आई। और ये जो हमारे पास टर्म आ गई है, इसको कहते हैं दिस इज बल्क मॉडुलस, एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बी। अब ये मॉडुलस बल्क है, इसका यूनिट क्या होगा, ये तो रेशो है ना V ओवर वी आई, इसका जो यूनिट होगा इसका भी वही यूनिट होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगी, इसका यूनिट रह जाएगा, वो क्या है, न्यूटन पर मीटर विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे न्यूटन पर मीटर विद नेगेटिव साइन, क्यों, x और h का एक ही यूनिट होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो F ओवर ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक आप मीटर स्क्वायर होगा। ओके, इसके बाद आते हैं यहाँ पे, यहाँ भी डेल्टा एल और एल आई का यूनिट सेम होगा, कैंसिल हो जाएगा। एफ का क्या होगा न्यूटन, और एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तमाम के यूनिट्स जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे, तमाम बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस, तमाम जो इलास्टिक मॉडुलस हैं उनके यूनिट्स सेम रहेंगे। ओके, ये बल्क मॉडुलस की एग्जांपल है, ये यहाँ पे फोर्स लग रही है, ये यहाँ पे फोर्स लग रही है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे तमाम 6 फेसेस जो है इसके सब की जो है हम देख रहे हैं फोर्स लग रही थी, और ये इनिशियल वॉल्यूम जो है ये बड़ा हमें नजर आ रहा है, ये डॉटेड वॉल्यूम जो है, और ये फाइनल वॉल्यूम जो है ये कम हो गया है। अब फाइनल वॉल्यूम जो है इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं, ये वी आई प्लस डेल्टा वी से, वी आई प्लस डेल्टा वी। अब डेल्टा वी जो है ये नेगेटिव साइन के साथ होगा, ये जब डेल्टा वी क्या होगा, इसमें और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है ना वॉल्यूम का, वो डेल्टा वी को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वी आई से, तो वो ये वाला जो हमारे पास सॉलिड वॉल्यूम नजर आ रहा है ये वी एफ बन जाएगा। प्रेस टेस्ट कंक्रीट, अब ये क्या है, when the stress is increased from a certain value the object fractures, and the maximum value of stress that can be applied before fracture occurs is called tensile strength। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की आपने टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर करनी है तो वो उस हद तक उसको ले जाएं जब तक वो प्रोपोर्शनल रेस्पॉन्स आ रहा है, किसका, स्ट्रेस का और स्ट्रेन का लीनियर रेस्पॉन्स आ रहा है। जब भी वो कर्व में जाएगा तो आप कहें कि ये आप जो है वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो रही है, और उस वक्त जो है ऑब्जेक्ट वो परमानेंटली डिफॉर्म होने जा रहा है। द स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द, कौन सी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। दिस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड टाइप ऑफ द अप्लाइड स्ट्रेस। एक तो ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, दूसरा टाइप ऑफ द टेंसाइल टेंसाइल सॉरी, एक तो ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, दूसरा
स्ट्रेस की टाइप जो है वो किस तरह से हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो कंक्रीट जो है इसको जब आप ये आप नेचर ऑफ मटेरियल की बात कर रहे हैं। अब अगर कोई कंक्रीट है आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो जहर है, उसकी इलास्टिक लिमिट किसी एक हद तक जाएगी, उसके बाद वो क्रैश कर जाएगी, वो क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी। लेकिन अगर इसी इसी कंक्रीट को आप प्रेस स्ट्रेस कर दें, मींस उसको सप्रेस करके जो है वो उसकी लेयर्स लेयर्स पे लेयर्स जो है वो बनाते जाएं, तो फिर उसकी उसकी जो इलास्टिक लिमिट है वो बढ़ जाएगी। तो वही है, द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज reinforced by press stressing it। ठीक है ना। अगर उसकी बनावट जो है वो बेहतर तरीके से है, उसकी उसकी स्ट्रक्चर जो है वो हमने इनिशियली इस तरह से मॉडिफाई की है कि वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस को वो बर्दाश्त कर जाए, तो उसकी इलास्टिक लिमिट जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह आप उसमें अगर कोई स्टील रॉड्स क्या है वो यूज करें तो वो मजीद बढ़ जाएगी उसकी इलास्टिक लिमिट जो है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो इलास्टिक लिमिट है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर of the material as well as on the type of the applied stress। अब applied stress की type से क्या मुराद है, आप एक साइड से फोर्स लगाते हैं, दो साइडों से लगाते हैं, तीन साइडों से लगाते हैं, तो ये भी बेटर करेगा कि आप जो जो स्ट्रेस या फोर्सेस लगा रहे हैं वो किस तरह से आप लगा रहे हैं। दैट्स ऑल। इसके बाद आप क्वेश्चंस का सिलसिला होगा। थैंक यू।